हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। भाई हमने इनकम टैक्स आपका जो कि सीए इंटरमीडिएट का पेपर नंबर 2 है, 50 मार्क का आता है। उसमें सैलरी का पोर्शन स्टार्ट किया था। सारा सब कुछ पढ़ा करके हमने प्रोविडेंट के बारे में भी पढ़ा दिया है। क्विक रिवीजन करा दे रहे हैं। देखो क्या है पढ़ाए थे। प्रोविडेंट फंड स्कीम इज अ स्कीम इंटेंडेड टू गिव सब्सटेंशियल बेनिफिट। मतलब कि आफ्टर रिटायरमेंट आपको ये बेनिफिट प्रोवाइड करता है, किसको? एम्प्लॉय को। अंडर दिस स्कीम आई स्पेसिफाइड सम इज डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। मतलब कि देखो, आपको जॉब पे जो भी सैलरी मिलती है उस सैलरी में से कुछ पोर्शन क्या कर लिया जाता है, डिडक्ट कर लिया जाता है। डिडक्ट करके इसे एक फंड है जो कि गवर्नमेंट का, इसे बोल सकते हैं सिंपल गुल्लक बोल सकते हो, जो कि आप जानते होगे छोटे छोटे थे तो गुल्लक में हम लोग पैसा जमा करते थे, रखते थे, धीरे धीरे फिर वो कलेक्ट हो जाता था। वैसे ही ये गवर्नमेंट के पास धीरे धीरे आपका पैसा क्या होता रहता है, कलेक्ट होता रहता है आपकी सैलरी में से डिडक्ट होकर के। ठीक है, डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय ईच मंथ एट अ रेगुलर इंटरवल एट हिज कंट्रीब्यूशन टूवर्ड हिज द फंड द एम्प्लॉयर। देखो, उसके साथ साथ आपकी एम्प्लॉय की सैलरी से तो जाता ही है, सेम अमाउंट एम्प्लॉयर भी क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। द एम्प्लॉयर आल्सो जनरली कंट्रीब्यूट द सेम अमाउंट आउट ऑफ हिज पॉकेट टू द फंड। अब आपको ये आगे पढ़ना होगा भाई, एम्प्लॉयर कितना जमा करेगा, एम्प्लॉय कितना जमा करेगा, ये सारा सब कुछ आपको आगे हम पढ़ाएंगे। द एम्प्लॉयर आल्सो जनरली कंट्रीब्यूट द सेम अमाउंट ऑफ आउट ऑफ हिज पॉकेट टू द फंड। द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय आर इन्वेस्टेड इन द अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। ये जो आपका पूरा पैसा यहाँ पे गुल्लक में कलेक्ट होता है, ये गवर्नमेंट के पास जा करके सिक्योर होकर के एक एक किस में जमा हो जाता है, अप्रूव्ड सिक्योरिटी के अंदर, जिसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है। क्या मिलता है बेटा? इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है ना? इंटरेस्ट अर्न देयर अर्न इज आल्सो क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ एम्प्लॉय। मतलब जो भी इंटरेस्ट अर्न होगा वो एम्प्लॉय के अकाउंट में क्रेडिट होगा। प्रिंसिपल अमाउंट तो रहेगा ही रहेगा, जो आपके सैलरी से प्रॉपर रेगुलर बेसिस से डिडक्ट होकर के जा रहा है। और उसके साथ साथ वो सारे एक्युमुलेटेड अमाउंट का जो इंटरेस्ट बनेगा वो भी एम्प्लॉय के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है ना? चलो, दस द क्रेडिट बैलेंस इज प्रोवाइडेड प्रोविडेंट फंड अकाउंट ऑफ एन एम्प्लॉय कंसिस्ट द फॉलोइंग। अब प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय के लिए एक नहीं होते, कई होते हैं, तीन चार होते हैं। कौन कौन सा? एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा। और एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन से जो इंटरेस्ट रिसीव होगा वो भी। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन से इंटरेस्ट रिसीव होगा वो। ये सारे के सारे सब कुछ क्या है? प्रोविडेंट फंड का क्रेडिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है बेटा? ये क्रेडिट बैलेंस इन द प्रोविडेंट फंड आप एम्प्लॉय कंसिस्ट इन द फॉलोइंग। आपका एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन द एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इंट्रायर कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट। ठीक है, एक्युमुलेटेड बैलेंस इज टू बी पेड टू द एम्प्लॉय एट द एंड ऑफ हिज रिटायरमेंट आर रेजिग्नेशन। या तो रिटायरमेंट के टाइम पे या फिर रेजिग्नेशन के टाइम में इसे पे किया जाएगा। इन द केस ऑफ डेथ ऑफ एम्प्लॉय द सेम पे टू द लीगल हायर। मतलब क्या होता है, एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसके लीगल हायर, उसके बच्चों बीबी वगैरह को पे कर दिया जाता है, वो होते हैं लीगल हायर। इन बट वो डिपेंडेंट होने चाहिए। ठीक है ना? द प्रोविडेंट फंड रिप्रेजेंट्स एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्मॉल सेविंग अवेलेबल टू द गवर्नमेंट। मतलब ये क्या है? स्मॉल सेविंग है। ठीक है ना? इससे आपको डिडक्शन भी मिलता है। देखो, जो आपकी ग्रॉस टोटल सैलरी आती है ना, ग्रॉस टोटल इनकम आती है, उस ग्रॉस टोटल इनकम से आप जो भी प्रोविडेंट फंड में जमा करोगे इसका डिडक्शन ले सकते हो। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, जो कि हम डिडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे आपको। तो प्रोविडेंट फंड में आपको 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन मिल जाएगा। मतलब आप समझ रहे हो, 1.5 लाख रुपए में आपको टैक्स बिल्कुल नहीं देना पड़ेगा। ओके बेटा, चलो। Hence, the Income Tax Act 1961 give the certain deduction। वही देखो बोल रहा है, सेविंग इन द प्रोविडेंट फंड अकाउंट। ठीक है ना? टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड, ये क्या है? रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, फंड, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड एंड पब्लिक प्रोविडेंट फंड। देखो बेटा,
ये आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड है। इसमें कौन अमाउंट जमा कर सकता है? केवल पब्लिक जमा कर सकती है, मतलब इंप्लॉय जमा कर सकती है। अगर इंप्लॉय नहीं है कोई आपका क्या है, इंडिविजुअल क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, ठीक है ना। सोल प्रोप्राइटरशिप अपना उनका छोटा मोटा बिजनेस है, तो वो भी इस प्रोविडेंट फंड में जमा कर सकते हैं, जिसका नाम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। नाम ही है पब्लिक, ठीक है ना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड नाम ही है। तो पब्लिक इसमें जमा करेगी भाई, एम्प्लॉयर इसमें कंट्रीब्यूशन बिल्कुल नहीं कर सकता। ओके बेटा, समझ में आया? चलो, फिर उसके बाद रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, इसमें एम्प्लॉय भी जमा कर सकता है, एम्प्लॉयर भी जमा कर सकता है। रिकॉग्नाइज के बाद अनरिकॉग्नाइज स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, इन सब में आप जमा करोगे तो आपको डिडक्शन भी मिल जाएगा एटीसी का, वो हम आगे पढ़ाए थे। चलो एक चार्ट हम बताते हैं, वो चार्ट में आपको इन सब के बारे में डिटेल्स में लिखा हुआ है। ये देखो, ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट पीरियड आप क्या, अभी हम बता रहे थे इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, इंप्लॉयर कहाँ कहाँ कंट्रीब्यूट कर सकता, हमने बताया था पब्लिक में नहीं जमा कर सकता। ये देखो, नॉट अप्लीकेबल इन केस ऑफ इंप्लॉयर, केवल इसमें असेसी कंट्रीब्यूट, इंप्लॉय कंट्रीब्यूट कर सकता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड में। उसके बाद जो आपका इंप्लॉयर है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में कितना कंट्रीब्यूट करेगा, अनरिकॉग्नाइज फंड में कितना, अनस्टैट्यूटरी फंड में कितना जमा करेगा। सबसे पहले रिकॉग्नाइज फंड में वो कितना जमा करेगा, समझो। जो इंप्लॉय है उसकी सैलरी, एचआरए की सैलरी, एचआरए के सैलरी का 12% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन इंप्लॉयर नहीं कर सकता रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, ठीक है बेटा। चलो समझ में आया। फिर उसके बाद नॉट रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, नॉट अप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ कंट्रीब्यूशन, मतलब इसे आप क्या नहीं कर सकते हो, रिटायरमेंट के टाइम में आप इसका मतलब नॉट टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ द कंट्रीब्यूशन, मतलब कंट्रीब्यूशन के टाइम में ये टैक्सेबल नहीं होगा। कब टैक्सेबल होगा? विड्रॉवल के टाइम में, जब ये अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से पैसा विड्रॉ करोगे तब टैक्सेबल होगा। लेकिन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में आप पैसा जब कंट्रीब्यूट करेंगे तभी टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, और स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में फुल्ली एग्जम्प्ट है। अब ये इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, आप जानते हैं इंप्लॉय किस में कंट्रीब्यूट कर सकता है, किसी भी में, चाहे वो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड हो, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड हो, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड हो, पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो, सब में कर सकता है। और डिडक्शन ले सकता है एटीसी का। बस किट में नहीं ले सकता, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जमा करेगा तो उसमें डिडक्शन इंप्लॉय नहीं ले सकता, याद रखना। पहली बात, रिकॉग्नाइज जो नहीं होगा उसमें गवर्नमेंट क्यों डिडक्शन देगी भाई बताओ? ऐसे आप कहीं भी जमा कर सकते हो, ना जमा करो, घर पे रख दो, बोलो आप अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जमा कर रखे हो, आप डिडक्शन ले लो, ठीक है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में आपको डिडक्शन मिलेगा ही नहीं। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में अंडर सेक्शन 80C का डिडक्शन मिल जाएगा। फिर उसके बाद स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, इन सब में आपको डिडक्शन मिल जाएगा। किस केस में? ओल्ड प्रोविजन में, ओल्ड प्रोविजन में, ठीक है ना, ओल्ड प्रोविजन में। समझ में आया? एक आपका न्यू रिजीम हो, एक ओल्ड रिजीम है। तो ओल्ड रिजीम, अब इंटरेस्ट की बात करेंगे। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है बेटा? मतलब कि जो कंट्रीब्यूशन करोगे उसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है। क्या मिलता है बेटा, लोग बताओ? इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है ना। अब इंटरेस्ट अमाउंट कैसे टैक्सेबल होगी, कितनी टैक्सेबल होगी, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलो, कर रहा है इंटरेस्ट क्रेडिट ऑन इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन। किसका कंट्रीब्यूशन है बेटा? ये इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है। तो इंप्लॉयर जब कंट्रीब्यूशन करेगा तो उसमें क्या मिलेगा बेटा, बताओ जल्दी से? इंटरेस्ट मिलेगा। तो अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 9.5% पर एनम इज टैक्सेबल एज अ सैलरी। समझ रहे हो? मतलब कि आपको यदि इंटरेस्ट मिल रहा है 9.5% आपके कंट्रीब्यूशन में, इंप्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में, ठीक है ना। चाहे इंप्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में हो चाहे इंप्लॉय के कंट्रीब्यूशन में हो, दोनों में सेम है, ठीक है ना। आपको क्या होगा, 9.5 तक का जो भी इंटरेस्ट होगा
वो एग्जाम्प्ट रहेगा, नहीं टैक्सेबल होगा। 9.5 से ज्यादा जैसे हुआ वो क्या हो जाएगा बेटा लोग बताओ जल्दी से, आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, ये आपका है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में। अब आपका अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में क्या होगा, नॉट टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ क्रेडिट इंटरेस्ट। जब आपका इंटरेस्ट क्रेडिट होगा तब टैक्सेबल नहीं होगा। तो फिर बताओ दोनों के केस में नॉट टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ इनकम। अच्छा फिर ये कब टैक्सेबल होगा कोई बताएगा, बताओ बेटा। चलो आगे वाला तब तक देख लो। इसमें आपको जो भी इंटरेस्ट मिलेगा किसमें, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में, एम्प्लॉयर को वो फुल्ली एग्जम्प्ट रहेगा। ठीक है ना। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, इसको सॉरी पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जब वो एम्प्लॉयर जमा नहीं कर सकता तो उसको कहां से मिलेगा इंटरेस्ट, बोलो समझ में आया। आ गया होगा बेटा। चलो, ये जो हम बोले थे इसमें इंटरेस्ट का नॉट टैक्सेबल है एट द टाइम क्रेडिट ऑफ इंटरेस्ट, कब टैक्सेबल होगा, जब आप विड्रावल करोगे। क्या करोगे बेटा लोग अच्छे से याद रखो, विड्रावल के टाइम में ये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, समझ में आया। ये भी विड्रावल के टाइम में ही टैक्सेबल होगा। चलो, और ये एम्प्लॉय के जो इंटरेस्ट है अप टू सर्टेन लिमिट ऑफ कंट्रीब्यूशन, जितना वो कंट्रीब्यूशन करेगा और जितना उसे सर्टेन लिमिट है, उन दोनों में से अप टू अमाउंट क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। अब पब्लिक प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय यदि जमा करता है उसका इंटरेस्ट फुल्ली एग्जम्प्ट है। बोलो बेटा, समझ में आया। इस चार्ट को याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। ये देखो, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन नॉट टैक्सेबल एट द इंटरेस्ट, कब टैक्सेबल होगा, जब विड्रावल करोगे तब। ओके, ठीक है। सैलरी का मतलब बता रखा है, सैलरी का मतलब आपका क्या होगा, 12% ऑफ एम्प्लॉय सैलरी। इसमें आपको क्या क्या आएगा, बेसिक सैलरी आएगी, डीए आएगा रिटायरमेंट बेनिफिट वाला, प्लस टर्नओवर बेस कमीशन, टर्नओवर बेस कमीशन जो भी होगा, ये आपका सैलरी बन जाएगा। किसके लिए बेटा, जो आप 12% कंट्रीब्यूशन करोगे, एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय। समझ में आया बेटा। चलो, तो ये था आपका प्रोविडेंट फंड के बारे में जो कि हमने बताया था, फिर से रिवीजन करा दिए बेटा। अच्छे से इस चार्ट को याद रखो, इसके चार्ट को याद रखोगे तो भाई क्वेश्चन अच्छे से आ जाएंगे। हाँ बेटा, तो आपको हमने ये बताया था अभी कि भाई ये जो आपका दे रखा है अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में आपको कब टैक्सेबल होगा, नॉट टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो हमने बताया था विड्रॉवल के टाइम में टैक्सेबल होगा। फिर ये देखो इंटरेस्ट जो मिला है वो भी हमने बोला था कब टैक्सेबल होगा, जब विड्रॉवल करोगे। ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ विड्रॉवल, ये एट द टाइम ऑफ विड्रॉवल। ठीक है ना। अब ये एट द टाइम ऑफ विड्रॉवल कैसे, किस तरीके से टैक्सेबल होगा, कितना एग्जम्प्ट होगा, इसकी बात करेंगे हम लोग। ठीक है, चलो सबसे पहले आप एक चार्ट देख लो। ये रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में आपको एग्जम्पशन कैसे मिलेगी। चलो, अगर क्या है 5 साल कंटिन्यूअस सर्विस देता है सेम एम्प्लॉयर को कोई एम्प्लॉय, ठीक है ना, तो उस केस में आपकी जो भी है भाई इससे मिला हुआ पैसा वो क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉय को एग्जम्प्ट हो जाएगा। कह रहा है हैज द एम्प्लॉय रेंडर्ड कंटिन्यूअस सर्विस ऑफ एटलीस्ट 5 years विद द एम्प्लॉयर। अगर आंसर हाँ, तो पूरा का पूरा जो भी है एकुमुलेटेड बैलेंस आरपीएफ का वो एग्जम्प्ट हो जाता है बेटा। ठीक है, जब आप विड्रावल करोगे, वो वाला पॉइंट विड्रावल के लिए हमने अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में बताया था ना। चलो, आरपीएफ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का ये चार्ट है।
मतलब ये दे रखा है अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का नोट बताते हैं, इसमें लिमिट दे रखी है आपकी। ठीक है ना। चलो, ये आपका रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का है। यदि आप कॉन्टिन्यूअस 5 साल तक सर्विस देते हो तो आपको क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगी। ठीक है ना। अगर आप, अब दो केस, मतलब कि आप रिटायरमेंट ले लेते हो किसी वजह से, रिटायर बिफोर रेंडरिंग 5 years ऑफ, बिकॉज क्या है, ऑफ रीजन बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉई। ठीक है ना। अगर इस तरह का किसी भी रीजन की वजह से आपका रिटायरमेंट या टर्मिनेशन होता है, आंसर आता है यस, तो एग्जम्प्ट हो जाएगा। ठीक है ना। ऑन द सीजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर का एक्यूमुलेटेड बैलेंस इन आरपीएफ इज ट्रांसफर टू हिज रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड अकाउंट मेंटेन बाय द न्यू एम्प्लॉयर। अब ये आप क्या करते हो कि भाई दूसरे एम्प्लॉयर के पास यदि आप जॉब करने चले जाते हो, ठीक है ना, तो वहां पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। ट्रांसफर करने के बाद जो आपका नया एम्प्लॉयर है वो मेंटेन करता है। इज द रिटायर बैलेंस स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ द एम्प्लॉय ट्रांसफर टू हिज इंडिविजुअल अकाउंट द आरपीएफ मेंटेन्ड ऑफ हिज न्यू एम्प्लॉयर। ठीक है ना। किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, न्यू एम्प्लॉयर के द्वारा मेंटेन किया जाता है। देखो, यस या फिर नो। अगर नहीं, आपका ये जो आरपीएफ का पैसा है नए एम्प्लॉयर के साथ, नए एम्प्लॉयर के पास ये मेंटेन नहीं होता, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, टैक्सेबल हो जाएगा। अगर मेंटेन किया जाता है तो एग्जम्प्ट हो जाएगा। फिर आंसर आता है जो वो क्या नहीं था भाई, किसी इलनेस या किसी रीजन की वजह से क्या नहीं हुआ है, रिटायरमेंट नहीं लिया है। Is the entire balance standing to the credit of the employee transfer to his NPS account transfer to in the section 80 CCD and notify the central government। ठीक है। यस, ओके, नो। यस आया तो एग्जाम, नो आया तो टैक्सेबल। ठीक है। इस चार्ट को आप एक बार अच्छे से याद कर लेना। हमने बता दिया, यदि कोई इंप्लॉय क्या करता है, लगातार 5 साल तक किसी इंप्लॉयर के पास कंटिन्यूअस सर्विस प्रोवाइड करता है और आरपीएफ से पैसा विड्रॉ करता है, तो वो क्या रहेगा, आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा। अगर आप नहीं करते हो तो उसमें दो केस बनते हैं, या आप इलनेस की वजह से विड्रॉवल लिए हो या फिर और किसी भी रीजन की वजह से, तो भी आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी। अगर आपने क्या किया भाई, जॉब छोड़कर कहीं और जॉब करने गए हो, अब वहां पे क्या हो जाता है आपका जो, भाई ये आरपीएफ का पैसा एक नए एम्प्लॉयर के द्वारा मेंटेन होता है, आंसर आता है यस तो एग्जाम्प्ट, अगर नो तो टैक्सेबल। तो अगर इलनेस की वजह से नहीं है और किसी मान लो इलनेस की वजह, इज द इंटायर बैलेंस स्टैंडिंग टू द क्रेडिट of the employee transfer to NPS account transfer to the section 80 CCD and notify the central government, yes exempt, no tax। ठीक है ना। RPF taxable, the tax payable in case of the year would be computed as if the fund and not be a URPF and the difference in the tax would be payable by the employee। ठीक है ना। तो if after his retirement, after termination of employment with new employer, the employee obtain employment under another employer, then only so much of the accumulated balance of his provident fund account will be exempt। यदि उसका अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाता है, ट्रांसफर टू हिज इंडिविजुअल अकाउंट टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड मेंटेन बाय न्यू एम्प्लॉयर, इन सच केस ऑफ द एग्जाम्पशन ऑफ द पेमेंट ऑफ accumulated balance by the new employer, the period of the service with the former employer shall be the also into the account of the computing the period of 5 years। मतलब जो पिछले एम्प्लॉयर के पास आप काम करके आए हो कि मान लो 2 साल, उसके बाद नए एम्प्लॉयर के पास, तो इन 2 साल और इसके पास 3 साल मिला करके 5 साल करके आपको एग्जाम्पशन दे दी जाएगी। ठीक है ना। तो ये था आपका एक यूआरपीएफ, वो सॉरी आरपीएफ में एग्जाम्पशन। उसके बाद आपको एक था कि इंटरेस्ट क्रेडिट होगा कंट्रीब्यूशन का एम्प्लॉयर का, तो उस केस में आपका क्या होगा, लिमिट जो है, लिमिट दे रखी है, वो लिमिट आपको हम बता देंगे। आपको क्या करना है, इस चार्ट को पूरा याद करना है। ठीक है। ये किसका, आरपीएफ का पेबल टू एम्प्लॉय एग्जाम्प्ट एक्यूमुलेटेड बैलेंस,
उसके बाद पहले ये चार्ट पूरा कंप्लीट कर लेना। उसके बाद हम ये क्या है, दो लिमिट है दे रखी है, ठीक है, नीचे की ये लिमिट बता देंगे। उसके बाद आपको ये इलिस्ट्रेशन बता देंगे, ठीक है। ओके, इलिस्ट्रेशन नंबर 6, 7, 8 आप ट्राई कर लेना। ओके, 6, 7, 8 ट्राई कर लोगे तो आगे कल के सेशन में हम एक बार आपके डाउट लेकर के आगे कंटिन्यू सेशन करेंगे। ओके बेटा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। भाई सेशन को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों को शेयर भी करो, ठीक है, सपोर्ट करो।